हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 11 दिसंबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, यूरोप और पार्ट्स ऑफ यूएस में कोविड के केसेस लगातार सर्ज हो रहे हैं। ओमिक्रॉन एक हाईली ट्रांसमिसेबल वेरिएंट है। इंडिया में भी लगभग 25 केसेस पाए जा चुके हैं, जिसमें से यहाँ पर 9 सिम्टोमेटिक और 14 एसिम्टोमेटिक हैं। 14 केसेस ऐसे भी हैं जिन्होंने यहाँ पर वैक्सीन की दोनों डोजेज़ ले रखी थी, लेकिन उनमें उसके बाद भी ओमिक्रॉन से वो इन्फेक्टेड पाए गए हैं। उसके बाद भी लोग मास्क का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट अभी अवेयर कराने की कोशिश कर रही है लोगों को कि आप मास्क का यूज़ वापस से स्टार्ट कर दो। अब ओमिक्रॉन हाईली ट्रांसमिसेबल है, तो जो भी वेरिएंट हाईली ट्रांसमिसेबल होता है उसका मोर्टालिटी उतनी ही कम होती है। ऐसा बेसिकली होता है। अब ओमिक्रॉन में ये बात फॉलो होती है नहीं होती, तो अब यहाँ पर साइंटिफिक डेटा कलेक्ट किया जाएगा, उसके बेसिस पर डिसाइड होगा क्या ओमिक्रॉन में भी मोर्टालिटी रेट कम है या नहीं है। सेकेंड न्यूज़ हम डिस्कस करते हैं, असस नीड फॉर बूस्टर डोजेस। अब बूस्टर डोजेस के लिए इंडिया ने अभी तक अप्रूवल नहीं दिया है। इसके लिए साइंटिफिक स्टडीज़ चल रही हैं कि बूस्टर डोजेस देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। तो जब भी इसका अप्रूवल आएगा तो बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। मैंने आपको एक दिन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के बारे में पढ़ाया था एक्सप्लेन सेक्शन में। तो अब गवर्नमेंट वापस से ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का प्रपोजल लेकर आ रही है, लेकिन सिर्फ 2 स्टेट्स ही इसके फेवर में और सिर्फ 2 हाई कोर्ट्स ही इसके फेवर में है, बाकी सब ने अपोज किया है। अब ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज है क्या? इट इज़ अ नेशनल लेवल रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द डिस्ट्रिक्ट जजेस। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जजेस के रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए यहाँ पर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज बनाई जाएगी ऑन द लाइन्स ऑफ यूपीएससी प्रपोज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ताकि जो ओवरऑल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, यहाँ पर जो वैकेंसी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके और यहाँ पर टाइमली वैकेंसीज को भरा जा सके। तो यहाँ पर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की बात की गई है। अभी डिस्ट्रिक्ट जजेस में जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं, तो स्टेट लेवल पे एग्जाम कंडक्ट होता है इसका, तो वो भी हम देख लेते हैं। हर स्टेट के इसमें अलग अलग कंसर्न है। अब कुछ स्टेट्स का ये कहना है कि यहाँ पर कुछ टेक्निकल डिटेल्स बदली जानी चाहिए। हाउ एवर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द पावर टू मेक अपॉइंटमेंट्स टू द लोअर जुडिशरी। तो अभी लोअर जुडिशरी में जो भी अपॉइंटमेंट होता है वो स्टेट करता है। करंटली हर स्टेट अपने अलग एग्जामिनेशन करता है इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट्स। जैसे वैकेंसीज होते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो स्टेट है वो वैकेंसीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर एग्जाम कराता है इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट्स। अब यहाँ पर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज जब बन जाएगी तो स्टेट की जो पावर है लोअर जुडिशरी में यहाँ पर अपॉइंटमेंट करने की, वो खत्म हो जाएगी। इसीलिए स्टेट्स का ये कहना है जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसका इरोजन हो रहा है। तो दे आर की कंसर्न्स फॉर द डाइल्यूशन ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर एंड दैट द प्रपोज डज नॉट एड्रेस स्ट्रक्चरल इशूज। अब इनका ये कहना, आप ये प्रपोजल तो ले आ रहे हो, आप कह रहे हो ठीक है रिक्रूटमेंट हो जाएगा, टाइमली रिक्रूटमेंट हो भी गया, लेकिन जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है वो तो सॉल्व नहीं हो रही। अब स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स क्या है? तो पहली प्रॉब्लम ये है लो पे, दूसरी प्रॉब्लम ये है जो प्रमोशन होता है हायर जुडिशरी का वो नहीं हो पा रहा है, तो इंक्लूडिंग लो पे एंड फ्यूअर चांसेस ऑफ बीइंग प्रमोटेड टू द हायर जुडिशरी। तो यहाँ पर इनको बहुत कम चांसेस मिलते हैं कि ये हायर जुडिशरी में प्रमोट हो सके। आगे चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस विल सीरियसली एरोड द फेडरल स्ट्रक्चर कंटेम्पलेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर यही बात की गई है, जो यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर वो एरोड हो जाएगा क्योंकि जो स्टेट्स की पावर है वो चली जाएगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस विद पावर ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन बाय द प्रेसिडेंट, और यहाँ पर जो डिसिप्लिनरी एक्शन की पावर है वो प्रेसिडेंट के पास आ जाएगी। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास पावर आ जाएगी तो अभी जो पावर है हाई कोर्ट के पास वो खत्म हो जाएगी। तो इट completely oust the control and supervision of the district courts vested with the high court under article 235 of the constitution। तो ये जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज बनाई जा रही है और यहाँ पर जो डिसिप्लिनरी एक्शन की पावर यहाँ पर प्रेसिडेंट को दी जा रही है, तो इससे जो यहाँ पर हाई कोर्ट के पास पावर है सुपरवाइज करने की यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को, वो खत्म हो जाएगी अंडर आर्टिकल 235 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिल रखी है। बाकी फर्स्ट पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। वर्किंग ऑन स्टबल एज बायोफ्यूल। अब ये जो स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम है तो उसका एक सोल्यूशन ये भी है कि यहाँ पर स्टबल को गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जो स्टबल है वो फार्मर से कलेक्ट किया जाए और उसको यहाँ पर बायोफ्यूल में कन्वर्ट किया जाए ताकि जो क्रॉप बर्निंग है वो रिड्यूस हो सके। इसके लिए एनटीपीसी लिमिटेड ने यहाँ पर लगभग 3000 टन ऑफ स्टबल को यहाँ पर प्रोकर किया है और इसको यहाँ पर बायोफ्यूल में बनाया जा रहा है। अब इसके बाद जो भी रिजल्ट आएंगे उसको रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा क्या इसको फॉलो करना है स्टबल बर्निंग को यहाँ पर एड्रेस करने के लिए, क्या स्टेबल को यहाँ पर प्रोकर करके यहाँ पर बायोफ्यूल में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ही सेड स्टबल बर्निंग हैज़ बीन डीक्रिमिनलाइज्ड एंड लिस्टेड मेजर्स टू पुट टू यूज स्टबल फॉर डिफरेंट पर्पसेस, ताकि जो फार्मर्स है उसको बर्न ना करें। अपर हाउस मार्क्स ह्यूमन राइट्स डे। 73rd एनिवर्सरी है ऑफ द एडॉप्शन ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और वर्ल्ड में इसे ह्यूमन राइट्स डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार इसका थीम क्या है? तो इक्वालिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स विच एम्स टू हाईलाइट प्रिंसिपल्स ऑफ इनइक्वालिटी। ये सब तो नहीं, बस आपको थीम पता होना चाहिए, इक्वालिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। और ये 73rd एनिवर्सरी है ऑफ द एडॉप्शन ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। आगे चलते हैं। 2015 में सेंटर ने अनाउंस किया था कि 6000 ट्रांजिट अकोमोडेशंस बनाए जाएंगे
जो कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स हैं वो वापस में वैली में जा सकें, तो उसके लिए यहाँ पर ट्रांजिट अकोमोडेशंस बनाए जाएंगे, लेकिन जो वर्क है वो काफ़ी स्लो है। 2015 में अनाउंस किया गया था और सिर्फ अभी तक 15% ही काम हुआ है। तो सेंटर हेड इन 2015 अनाउंस कंस्ट्रक्शन ऑफ 6,000 ट्रांजिट अकोमोडेशंस फॉर कश्मीरी पंडिट्स माइग्रेंट्स फॉर द रिटर्न टू द वैली, लेकिन काम बहुत स्लो चल रहा है। बाकी यहाँ पर जो श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी अभी तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स को यहाँ पर ऑपरेट नहीं कर रहा है। अब एमएचए का यही कहना है कि यहाँ पर कमर्शियल वायबिलिटी इशूज़ हैं जिसकी वजह से नहीं हो रहा है। एक और प्रॉब्लम यहाँ पर बताई गई है, जो एनआईए है, तो एनआईए में यहाँ पर वैकेंसीज लगभग 386 पोस्ट की हैं। इसका मतलब ये है जो 30% वेकेंट है पोस्ट। तो कमिटी ने यही बोला है जो पोस्ट है इनको जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए। तो चीफ सेक्रेटरीज ऑफ द स्टेट हैव बीन अप्रोच टू नॉमिनेट पुलिस पर्सनल विद एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन एटीएस। तो जो भी यहाँ पर एंटी टेररिज्म स्क्वाड या स्पेशल टास्क फोर्स में काम करता है वहाँ से पर्सनल्स को लाया जाए और यहाँ पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जो भी वेकेंट पोस्ट उनको भरा जाए। एक प्रॉब्लम ये भी है कि सीएपीएफ में इंटरनल कोटा की प्रॉब्लम चल रही है, जिसके चलते यहाँ पर सीएपीएफ के लोगों को नहीं लिया जा रहा है। तो कमिटी रिकमेंड्स दैट बॉटलनेक्स मे बी सॉर्टेड आउट एंड द डिसीजन ऑन फिक्सिंग कोटा फ्रॉम सीएपीएफ इन एनआईए बी टेकन अप द अर्लीस्ट, ताकि यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो भरी जा सके। द कमिटी एक्सप्रेस डिससेटिस्फैक्शन एट एमएचए's रिप्लाई। अब यहाँ पर एक और कमिटी की रिकमेंडेशन ये थी, जो सीएपीएफ पर्सोनल है उनकी कैजुअल लीव को बढ़ाया जाए। रिकमेंडेशन टू ग्रांट 30 days कैजुअल लीव टू सीएपीएफ पर्सनल ऑन पार विद द डिफेंस फोर्सेस। अभी देखा जाए तो सीएपीएफ पर्सनल को सिर्फ 15 दिनों की ही लीव मिलती है। आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पर डेमोक्रेसी समिट यूएसए करा रहा है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी स्पीच दी है, तो हम देख लेते हैं क्या क्या बातें बोली गई हैं। तो सोशल मीडिया और क्रिप्टो करेंसीज जो कि आज की इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, अब ये यहाँ पर डेमोक्रेसी को फॉस्टर भी कर सकती है और अंडरमाइन भी कर सकती हैं। तो ये लोग डेमोक्रेसीज को अंडरमाइन ना करें, सोशल मीडिया कंपनीज जैसे कि फेसबुक डेमोक्रेसी को अंडरमाइन ना करें। तो इसके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि ग्लोबल नॉर्म्स होने चाहिए इन टेक्नोलॉजीज़ को लेकर, जैसे कि सोशल मीडिया, क्रिप्टो करेंसीज, क्योंकि टेक्नोलॉजी की एबिलिटी ये है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी को फॉस्टर भी कर सकती है, अंडरमाइन भी कर सकती है। तो यहाँ पर ज़रूरत है ग्लोबल नॉर्म्स की होने की। स्टेट फोर्स मस्ट नॉट बी यूज टू ब्रोबीट पॉलिटिकल ओपिनियन। तो यहाँ पर पॉलिटिकल ओपिनियन को दबाने के लिए स्टेट फोर्स का यूज़ नहीं होना चाहिए, ये बात बोली गई है। इसके अलावा जर्नलिस्ट अगर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट करते हैं जो कि पब्लिक डोमेन में हो, तो उसके लिए उनको यहाँ पर परेशान नहीं किया जाना चाहिए। और साथ ही यहाँ पर जर्नलिस्ट को भी बोला है कि आपको भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, क्योंकि ट्विटर एज है, आप यहाँ पर कोई भी बात बोलते हो तो उसको कैसे मैनिपुलेट करके यहाँ पर पेश किया जाता है। तो ऐसे में सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान रखने की ज़रूरत है। इट एडेड दैट इन अ कंट्री विच प्राइड्स इटसेल्फ ऑन इट्स डाइवर्सिटी। तो हमारा कंट्री डाइवर्स है, अगर डाइवर्स कंट्रीज़ हैं तो डिफरेंट परसेप्शन सबके होंगे, तो इस डिफरेंस के साथ भी हमें अकोमोडेट होने की ज़रूरत है। तो देयर आर बाउंड टू बी डिफरेंट परसेप्शंस एंड ओपिनियंस विच वुड इंक्लूड पॉलिटिकल ओपिनियंस। तो पॉलिटिकल ओपिनियंस भी डिफरेंट होंगे और यही तो एसेंस है डेमोक्रेसी का। यहाँ पर सबको राइट है, उनकी आवाज़, उनके ओपिनियंस है और उनके ओपिनियन किसी दूसरे से डिफर कर सकते हैं। तो इन सारे ओपिनियंस को अकोमोडेट करना ही डेमोक्रेसी है। आगे चलते हैं हम। ऑपरेशन देवी शक्ति। अब इंडिया को ऑपरेशन था देवी शक्ति टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम अफगानिस्तान आफ्टर द कंट्री फेल टू द तालिबान। तो तालिबान ने यहाँ पर पावर असर कर ली थी, तो वहाँ से अपने लोगों को इवैक्यूएट कराने का जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन देवी शक्ति। आगे चलते हैं। चॉइस इज़ अ राइट। अब अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने यहाँ पर लोगों के कार्ड्स ले लिए, ये कहते हुए कि आप यहाँ पर नॉन वेज, एग्स, ये सब नहीं बेच सकते हो। फिर यहाँ पर गुजरात हाई कोर्ट ने क्वेश्चन किया, हाउ कैन यू डिसाइड व्हाट आई ईट। डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स का क्रक्स ही यही है कि लोगों के पास चॉइस है, लोगों की पर्सनल चॉइसेस है जिसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता, एंड दैट इट कांट एंड मस्ट नॉट बी सरेंडर टू डिवाइसिव पॉलिटिक्स और द इंट्रूसिव स्टेट। जो स्टेट है ये इतनी ज़्यादा पर्सनल चॉइसेस में इंट्रूजन नहीं कर सकता है। द कोर्ट वॉज रिस्पॉन्डिंग टू अ प्ली बाई 25 स्ट्रीट वेंडर्स हु से दैट द म्यूनिसिपल अथॉरिटीज हैव सीज्ड देयर कार्ड एज अ पार्ट ऑफ कैंपेन। तो यहाँ पर बेसिकली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इनके कार्ड्स ले लिए, ये कहते हुए कि यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं बेचा जाएगा, जिसकी वजह से इन्होंने यहाँ पर हाई कोर्ट में अपील की। सेवरल आर्ग्यूमेंट्स वर डिप्लॉयड फॉर दिस कैंपेन ऑफ पैरानोइया दैट द साइट ऑफ ऑमलेट्स। अब इन्होंने ये बोला कि ऑमलेट की वजह से या फिर ये कबाब्स बिकते हैं उसकी वजह से लोगों के रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट होते हैं। As the court pointed out, in the service of a political agenda, the municipal authorities decided to suspend the right of vendors to carry out their honest business. तो यहाँ पर वेंडर्स तो सिर्फ अपना बिजनेस कैरी आउट कर रहे थे और यहाँ पर लोगों का राइट है कि वो कौन सा फूड बाय करें। कोई किसी को फोर्स तो नहीं कर रहा ना, आपको यही फूड बाय करना है, इंसान की अपनी चॉइस है। अगर सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बेसलाइन सर्वे देखा जाए 2014 का, तो 71% जो इंडियंस हैं वो नॉन वेजिटेरियन फूड यहाँ पर खाते हैं। गुजरात हैज़ अ 40% मीट ईटिंग पॉपुलेशन विच इंक्लूड्स नॉट जस्ट मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड पारसीज बट ऑल्सो ओबीसीज, दलित एंड ट्राइबल्स। दैट इज टू से
फिर ये हम नहीं पढ़ेंगे। नो कम्युनिटी और रिलीजन इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया कैन बी रिड्यूस्ड टू अ मोनोलिथ। तो हमारा जो कंट्री वो डाइवर्स है, सबकी डाइवर्स फूड चॉइसेस हो सकते हैं, आप उसको एक मोनोलिथ में यहाँ पर कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। और जैसे गुजरात हाईकोर्ट ने अभी पुशबैक किया है अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का डिसीजन, वैसे ही यहाँ पर हमेशा जुडिशरी को पुशबैक करना चाहिए अगर कभी भी स्टेट अपनी लिमिट को ओवर स्टेप करने की कोशिश करता है और लोगों की पर्सनल चॉइसेस में यहाँ पर इंट्रूड करने की कोशिश करे। तो द स्टेट ओवर स्टेप्स इज लिमिट टू इंटरफेयर इन द पर्सनल चॉइसेस ऑफ सिटीजन, द जुडिशरी मस्ट कंटिन्यू टू ड्रॉ द रेड लाइन। तो कभी भी स्टेट अपनी पावर्स को ओवर स्टेप करने की कोशिश करेगा, लोगों के यहाँ पर पर्सनल चॉइसेस में इंट्रूड करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर ज़रूरत है जुडिशरी को स्टेप इन करने की। अभी नेक्स्ट है क्रिप्टो करेंसी को, कि क्रिप्टो करेंसी को बैन क्यों किया जा रहा है, क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने की कोशिश की जाए। अभी ऐसे बातें आ रही थी कि यहाँ पर जो सरकार है बिल लेकर आएगी उसको क्रिप्टो करेंसी को बैन कर देगी। डिस्कस करते हैं जो बिटकॉइन है। बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशंस होता है क्योंकि कंप्यूटर प्रोसेसिंग यहाँ पर कॉइन को मिंट करने के लिए बहुत ज़्यादा कंप्यूटर प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, जिसके कारण कार्बन का एमिशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इवन मस्क एंड टेस्ला हैव रिफ्यूज टू एक्सेप्ट पेमेंट इन क्रिप्टो सिंस इट इज़ इन्वायरमेंटली डिजास्ट्रस। तो इन्वायरमेंटली डिजास्ट्रस है। According to the New Yorker, the electric mining of new bitcoins consumes more energy than Argentina on an annual basis। तो यहाँ पर बिटकॉइन की माइनिंग से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी कंज्यूम होती है और इसकी वजह से यहाँ पर क्लाइमेट चेंज में कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। चाइना ने यहाँ पर बिटकॉइन को बैन कर दिया है और चाइना ने अपनी डिजिटल करेंसी यहाँ पर लॉन्च कर दी है। इंडिया भी कुछ ऐसा ही करने वाला है। अब ऐसा करेगा नहीं करेगा वो तो बिल आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यहाँ पर सब लोग यूज़ करना चाहते हैं क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल है। तो यहाँ पर करंट ग्लोबल पेमेंट सिस्टम को हटाकर यहाँ पर सारी कंट्रीज कोशिश करें कि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। जो क्रिप्टो करेंसी है वो यहाँ पर मार्केट को डिसेंट्रलाइज करने की बात करती है और ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसकी वजह से जो यहाँ पर आरबीआई जो सेंट्रल बैंक यहाँ पर सब कुछ मॉनिटर करता है वो नहीं कर पाएगा। जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एट इट्स कोर क्रिप्टो करेंसीज थ्रेटन टू री इमेजिन द नेशन स्टेट एज द आर्बिटर ऑफ लोकल इंटरनेशनल करेंसीज एंड पेमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पर सब कुछ फॉरेक्स को मैनेज करते हैं, क्या यहाँ पर एक्सचेंज रेट होना चाहिए वो सब मैनेज करते हैं, वो सब यहाँ पर नहीं कर पाएंगे अगर यहाँ पर बिटकॉइन में ट्रांजेक्शन होने लग जाए। अप्रैल 5 2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी किया था और उस सर्कुलर में ये बोला गया था कि हर तरीके से प्रोहिबिट किया जाता है ऑफ अ बैंकिंग सर्विसेज टू एनी एंटिटी डीलिंग और यूजिंग वर्चुअल करेंसीज। तो यहाँ पर जो भी बैंकिंग है वो किसी तरीके की सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं उन लोगों को जो कि यहाँ पर वर्चुअल करेंसीज में डील कर रहे हैं। फिर ये जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में एक डिसीजन दिया, द कोर्ट इन द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन वर्सेज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। इंडिया के केस में ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, जो प्रोहिबिशन यहाँ पर आरबीआई ने लगाया है कि कोई भी यहाँ पर एंटिटी जो है वो वर्चुअल करेंसी के बिजनेस में एंगेज नहीं हो सकती, ये डिसप्रोपोर्शनेट और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और कोर्ट ने आरबीआई के इस सर्कुलर को यहाँ पर कैंसिल कर दिया। द कोर्ट हेल्ड दैट इन द एब्सेंस ऑफ एनी लेजिस्लेटिव प्रोहिबिशन, कोई भी लेजिस्लेटिव प्रोहिबिशन नहीं है तो यहाँ पर लोगों का राइट है कि वो बिजनेस कर सकते हैं। तो बिजनेस ऑफ डीलिंग इन वर्चुअल करेंसीज कॉन्स्टिट्यूटेड अ प्रोटेक्टेड राइट ऑफ ऑक्यूपेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(g) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके बाद यहाँ पर जो प्रोहिबिशन है वो खत्म हो गया। अब बात की जा रही है कि क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल लाया जाएगा 2021 में और इस बिल में यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको यहाँ पर बैन कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी की वजह से इश्यूज़ तो है, मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज़ हो सकते हैं, रैंसमवेयर के इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन उन इश्यूज़ को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरीके से क्रिप्टो करेंसी को ही बैन कर दो। आगे हम चलते हैं। अब ये नागालैंड में जो किलिंग्स हुई हैं, व्हाट हैपेंड इन नागालैंड रिसेंटली वाज अ ट्रेजेडी, द इंडियन आर्मी इन एन ऑपरेशन। तो यहाँ पर ऑटिंग में ऑपरेशन पूरी तरीके से गलत हो गया और यहाँ पर जो 14 सिविलियंस की जान चली गई जो कि कॉनेक्ट ट्राइब को यहाँ पर बिलोंग करते थे। अब आर्मी को यहाँ पर गलत इंटेलिजेंस मिली जिसके चलते ये सब हुआ। It is a heart-rending incident for all right-thinking persons, for those sympathetic to the rebel Nagas। अब ये जो रेबल नागाज हैं इनके साथ गवर्नमेंट ने इससे पहले बहुत सारे एग्रीमेंट किए थे लेकिन ये हमेशा किसी भी एग्रीमेंट को फॉलो ही नहीं करते थे। तो नॉट मैनी पीपल इन द कंट्री नो दैट द रेबल नागाज हैव गॉन बैक ऑन एवरी एग्रीमेंट दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेगोशिएटेड विद देम इन द पास्ट। तो पहले नागाज पीपल कन्वेंशन हुई 1957 में। यहाँ पर नागाज पीपल ने डिमांड किया, यहाँ पर जो रेबल नागाज है इन्होंने डिमांड किया कि नागा हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम और तुइनसांग फ्रंटियर डिवीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी इन दोनों को मर्ज कर देना चाहिए। गवर्नमेंट ने कर दिया। फिर उन्होंने सेपरेट नागालैंड स्टेट की मांग की, वो इनको मिल गया। उसके बाद NSCN फ्रेमवर्क 2015 में साइन हुआ। अब ये लोग उसको दूसरी तरीके से इंटरप्रेट करें। इनका ये है कि इनको एक सेपरेट फ्लैग चाहिए, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, इनको एक सेपरेट सॉवरन यूनिट की तरह यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाए। तो द सुओ मोटो FIR लॉन्च बाय द नागालैंड पुलिस। अब यहाँ पर किलिंग्स तो हो गई, सिविलियन की किलिंग्स तो हो गई। ऐसा सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ है, यहाँ पर
जो यूएस है वो भी यहाँ पर स्ट्राइक्स करता है जिसमें सिविलियंस की जान चली जाती है, लेकिन उसके बाद वो लोग अपने पर्सनल पे ऐसे एक्शन नहीं लेते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कोलेट्रल डैमेज तो हो सकता है और कोलेट्रल डैमेज होता भी है। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस जो होते हैं उसमें अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, इंटेलिजेंस कभी सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो इट इज़ नॉट ईजी टू डिस्टिंग्विश फ्रेंड फ्रॉम फो। और ऐसी सिचुएशन में जब सिचुएशन इतनी ज़्यादा टेंस है तो कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं, तो स्प्लिट सेकंड मेक्स ऑल द डिफरेंस इन सच अ सिचुएशन, मिस्टेक्स एंड इवन ब्लंडर्स हैपन। अफ़गानिस्तान में यहाँ पर 40% जो भी एयर स्ट्राइक हुई हैं उसमें लगभग 40% कैजुअलिटीज़ यहाँ पर सिविलियंस की ही हुई हैं। फिर ऑथर ने यहाँ पर बताया है कि कई बार ऐसा होता है कि सिविलियंस की जान चली जाती है, तो ऐसे में आर्मी को बिल्कुल टार्निश करने की कोशिश की जाए, उनकी इमेज को पूरी तरीके से टार्निश करने की कोशिश की जाए, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। आगे हम चलते हैं। कल मैंने आपको बता दिया था जनरल बिपिन रावत ने कौन कौन से यहाँ पर रिफॉर्म्स की बात की थी, तो थिएटर कमांड वाली बात की थी कि यहाँ पर जॉइंट ऑगमेंटेशन होना चाहिए तीनों सर्विसेज का। दिल्ली हाई कोर्ट ने अब रूलिंग ये दी है, जो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है वो सिर्फ यहाँ पर स्मगलिंग को प्रोब कर सकता है, क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग को, लेकिन यहाँ पर वो सीज नहीं कर सकता। तो रीसेंट दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर हैज स्टेटेड दैट द डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस विच प्रोब्स क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग एंड ड्यूटी इवेजन केसेस हैज नो पावर ऑफ सीजर। अब इसकी वजह से जो डीआरआई है वो बिल्कुल टूथलेस हो जाएगी। तो डीआरआई ऑफिशियल्स कांट सीज गुड्स एंड डॉक्यूमेंट्स अंडर सेक्शन 110 ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर यहाँ पर गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की है। तो सेंटर फ्राइडे इशूड एन एडवाइजरी टू पेरेंट्स एंड टीचर्स ऑन द थ्रेट्स पोज्ड बाय ऑनलाइन गेमिंग। अब ऑनलाइन गेमिंग, बच्चे यहाँ पर लॉकडाउन में फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ऑनलाइन गेमिंग को लेकर वो एडिक्ट हो सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर एडवाइजरी जारी की गई है। तो डूज और डोंट्स हम देख लेते हैं। तो डूज टेक स्क्रीनशॉट एंड रिपोर्ट अनटोवर्ड इंसिडेंट। स्क्रीन नेम ही यूज़ करो, अपना रियल नेम मत यूज़ करो, कोई भी डेटा मत दो, किसी भी पॉपअप्स पे क्लिक मत करो। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द सेक्टर टू प्रिवेंट गेमिंग एडिक्शन अमंग चिल्ड्रन। तो यहाँ पर गेमिंग डिसऑर्डर देखने में मिला है। एडवाइजरी ने बेसिकली गेमिंग कंपनीज़ को भी डॉक में डाल दिया, क्योंकि इसकी वजह से जो गेमिंग कंपनीज़ उनका बिजनेस को यहाँ पर फ़र्क तो पड़ेगा ही, उनका बिजनेस हर्ट होगा। इसके अलावा कोई भी ऑनलाइन गेम रिलेटेड परचेजेज होंगे तो वो बिना पेरेंटल कंसेंट के नहीं हो सकते हैं। इन ऐप परचेजेस को अवॉइड करने के लिए ओटीपी बेस्ड पेमेंट यहाँ पर फॉलो होगा। इसके अलावा एक अपर लिमिट होगी एक्सपेंडिचर पे। अगर सडन इंक्रीज़ देखा जा रहा है बच्चे की, कि बच्चे अब फ़ोन पे ज़्यादा टाइम यहाँ पर स्पेंड कर रहा है और जैसे ही उसके पेरेंट्स आते हैं वो तुरंत यहाँ पर स्क्रीन को स्विच कर देता है, तो ऐसे में पेरेंट्स को बात करने की ज़रूरत है। इसके अलावा पेरेंट्स को अपने बच्चों को गैम्बलिंग के बारे में बताने की ज़रूरत है। अब ये लोग गेम्स को ही ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि जो बच्चे हैं वो उसमें इंगेज हो जाते हैं, वो उसके बाद नया स्टेज फिर यहाँ पर इन ऐप परचेजेस भी करने लगते हैं। तो इन प्रॉब्लम को यहाँ पर टैकल करने के लिए एक गेमिंग एडवाइजरी जारी की गई है। आगे हम चलते हैं, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट हम देख लेते हैं। तो ऑन वेंसडे द यूनियन कैबिनेट अप्रूव फंडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट एट टोटल कॉस्ट ऑफ ₹44,000। 8 साल में इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। अब यहाँ पर जो केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट है, इसमें जो वाटर है वो केन से बेतवा में ट्रांसफ़र किया जाएगा और दोनों ही केन और बेतवा यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं। लगभग 221 किलोमीटर लॉन्ग होगा ये कैनाल। अब इससे यहाँ पर जो बुंदेलखंड रीजन है, वाटर स्टार्व्ड रीजन, ड्रॉट प्रोन रीजन, वहाँ पर पानी पहुँचाया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द जल शक्ति मिनिस्ट्री द प्रोजेक्ट विल बी ऑफ इमेंस बेनिफिट टू द वाटर स्टार्व्ड रीजन। जो भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स हैं झांसी, ललितपुर ऑफ उत्तर प्रदेश, वहाँ पर जो भी वाटर स्टार्व्ड रीजन है वहाँ पर पानी पहुँचाया जाएगा। अब व्हाट हैज़ द कैबिनेट अप्रूव्ड। यहाँ पर 44,000 का प्रोजेक्ट है जो कि इसमें अलग अलग फेजेस में किया जाएगा। इसके लिए एक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल भी बनाई गई है और यहाँ पर जो केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट, इसको एक नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया है। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल विल बी कॉल्ड अ केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी। और ये जैसे कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वैसे यहाँ पर केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक और बॉडी बनाने की बात की गई, तो नीरा, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स अथॉरिटी। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी होगी जो कि यहाँ पर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन सब कुछ देखेगी, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स प्रोजेक्ट्स इन द कंट्री। और जो नीरा है इसके पास पावर भी होगी कि यहाँ पर स्पेशल पर्पस व्हीकल को भी सेटअप कर सकती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, नीरा नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स अथॉरिटी कैसी बॉडी, ऑटोनॉमस बॉडी है और रिवर इंटरलिंकिंग से लेकर ये सारे काम यही देखेगी और ये यहाँ पर स्पेशल पर्पस व्हीकल को भी सेटअप कर सकती है। आगे चलते हैं। अब बलूचिस्तान जो पाकिस्तान की एक प्रोविंस है, तो बलूचिस्तान इज अमंग द लीस्ट डेवलप्ड इवन दो द मोस्ट रिसोर्स रिच। तो काफ़ी रिसोर्स है लेकिन उसके बाद भी सबसे कम डेवलप्ड है। मेन रीज़न यहाँ पर जो लोग हैं वो डिपेंडेंट है लाइवलीहुड में, लाइवलीहुड जो है बेसिकली वो फिशिंग पर डिपेंडेंट है लाइवलीहुड के लिए। बलूचिस्तान के पास रिसोर्सेज तो बहुत हैं लेकिन इनकी बेसिक कम्युनिटीज़ भी फुलफिल नहीं होती हैं। अब इनकी कुछ डिमांड्स हैं। इनकी पहली डिमांड ये है, मोर पीपल फ्रॉम ग्वाडार शुड बी एम्प्लॉयड बाय द चाइनीज़ कंपनी। तो चाइनीज़ कंपनी यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट कर रही है, जो भी कंस्ट्रक्शन कर रही है, तो यहाँ पर लोकल लोगों को एम्प्लॉय किया जाए। दूसरी बात
ये जो ट्रॉलर्स लेकर आते हैं चाइनीज़ लोग और यहाँ पर फिशिंग करते हैं तो वो ना किया जाए। तो दिस डिमांड वाज फर्स्ट रेज्ड इन जून व्हेन हंड्रेड्स ऑफ फिशरमैन, पॉलिटिकल वर्कर्स एंड मेंबर्स ऑफ सिविल सोसाइटी हैड स्टेज्ड अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ लाइसेंसिंग टू चाइनीज़ फिशिंग ट्रॉलर्स। अब ये चाइनीज़ फिशिंग ट्रॉलर्स की वजह से जो इनका मेन लाइवलीहुड है फिशिंग पे वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। तो प्रोटेस्टर्स पॉइंटेड आउट दैट व्हाइल गोडार फिशरमैन हैड गिवन अप द फिशिंग स्पॉट्स, यहाँ पर गोडार के फिशरमैन ने अपने फिशिंग स्पॉट छोड़ दिए। उन्हें लगा ठीक है यहाँ पर पोर्ट बन रहा है, यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है पोर्ट का, उसकी वजह से इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी, हमें जॉब्स मिल पाएंगी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये जो चाइनीज़ लोग हैं वो अपने ही लोगों से यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कराते हैं, अपने ट्रॉलर्स लेकर आते हैं, सारी फिशेज़ ले जाते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है बलूचिस्तान में। अब यहाँ पर जब गोडार पोर्ट बन जाएगा तो इंडिया को उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इंडिया हैज़ बीन कंसर्न्ड दैट गोडार विच गिव्स चाइना स्ट्रैटेजिक एक्सेस टू द अरेबियन सी। तो यहाँ पर चाइना को अरेबियन सी की एक्सेस मिल जाएगी, इंडियन ओशन में एक्सेस मिल जाएगी। इसके अलावा ये तो चाइना बोल रहा है कि हम ट्रेड के लिए इसको यूज़ करेंगे। अब चाइना यहाँ पर मिलिट्री के लिए भी यूज़ कर ले, क्या पता, क्योंकि अभी एक तो चाइना के यहाँ पर पोर्ट मिला ही है जो कि चाइना यहाँ पर मिलिट्री बेस बनाने की कोशिश कर रहा था वहाँ पर। तो ऐसे में ज़रूरत है इंडिया को थोड़ा कंसर्न होने की भी। तो रिसेंट डिस्कवरी ऑफ ए सीक्रेट चाइनीज मिलिट्री बेस इन द यूएई कैन ओनली हाइटन द कंसर्न्स। अब चाइना बोलता तो है कि हम तो इकोनॉमिक पोर्ट बना रहे हैं, कब चाइना इसका मिलिट्री यूज़ करने लग जाओ, वहाँ पर मिलिट्री फैसिलिटी बना ले। इसके अलावा यहाँ पर चाइना ने हम्बन टोटा पोर्ट को ले ही रखा है श्रीलंका में। तो ऐसे में इंडिया के कंसर्न्स बढ़ते हैं क्योंकि जो चाइना है उसकी प्रेजेंस अरेबियन सी और यहाँ पर इंडियन ओशन में ज़्यादा बढ़ रही है। यूएस ने यहाँ पर सैंक्शंस लगाए चाइना, बांग्लादेश, नॉर्थ कोरिया पे कि ये लोग ह्यूमन राइट का वॉल्यूशंस करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे था तो उसके चलते यहाँ पर यूएस ने सैंक्शंस भी लगा दिए। तो यूएस ऑन फ्राइडे इम्पोज्ड एक्सटेंसिव ह्यूमन राइट्स रिलेटेड सैंक्शंस ऑन डजन्स ऑफ पीपल एंड एंटिटीज टाइड टू चाइना, म्यांमार, नॉर्थ कोरिया एंड बांग्लादेश। और यहाँ पर चाइनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी सेंस टाइम को यहाँ पर ब्लैकलिस्ट कर दिया। अब ये जो सेंस टाइम है कि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ओहियर्स लोगों को आइडेंटिफाई करती है और उनको टारगेट करने की कोशिश करती है चाइनीज़ गवर्नमेंट। इसके चलते यहाँ पर जो सेंस टाइम है उसको यहाँ पर ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया है। आगे चलते हैं हम। अब निकारागुआ ने ताइवान के साथ अपने टाइज पूरी तरीके से तोड़ दिए हैं। ये इन्होंने इसीलिए तोड़ दिए हैं क्योंकि यूएस ने इनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। अब यूएस ने इनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए तो किसी कंट्री के पास तो इनको जाना ही था। तो अब चाइना इतना बड़ा कंट्री, तो लोग चाइना के पास चले गए। अब चाइना तो तभी एक्सेप्ट करेगा ना जब यहाँ पर ताइवान के साथ अब कोई रिलेशंस मत रखो। तो निकारागुआ ने ताइवान के साथ पूरे टाइज तोड़ दिए हैं और यहाँ पर बीजिंग के साथ अपना एलिजियंस दिखाया है। इससे पहले भी बहुत सारे सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ है जिन्होंने अपने ताइवान के साथ यहाँ पर पूरी तरीके से टाइज़ को ख़त्म कर दिया है। इससे पहले थे इन सेंट्रल एंड द कैरेबियन विद एल साल्वाडोर एंड द डोमिनिशियन रिपब्लिक गोइंग ओवर टू बीजिंग इन 2018 एंड पनामा द ईयर बिफोर। तो यहाँ पर ये जो 3 कंट्रीज़ है इन्होंने भी वन चाइना पॉलिसी को रिकोगनाइज़ कर लिया था इससे पहले। आगे चलते हैं। यहाँ पर लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की बात की गई। तो अब लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर जो कि 20 डिजिट नंबर होता है उसको यहाँ पर मैंडेटरी कर दिया जाएगा। कोई भी यहाँ पर 50 करोड़ से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन है तो नंबर सो एज टू अंडरटेकिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन ऑफ ₹40 करोड़ और मोर। अब ये जो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर है 20 डिजिट का नंबर होगा जो कि यहाँ पर पार्टीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़फुल होगा। गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक फ़ंड बनाया था, स्वामी फंड, स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसेस। तो यहाँ पर जो भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं क्योंकि यहाँ पर फंड्स की कमी हो गई थी तो उसके लिए गवर्नमेंट ने फंड बनाया था और इसके चलते यहाँ पर लास्ट माइल फंडिंग आ पा रही है प्रोजेक्ट्स के लिए। बाकी इस पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आया। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।